हॉल का पर्दा हवा से रह रहकर उड़ रहा था। हॉल के साथ लगे बेडरूम में खड़ी मैं छिपकर मुझे देखने आए अतिथियों की बातचीत सुनने की कोशिश में थी। तभी पर्दा जोर से लहराया तो सामने बैठे मम्मी पापा दिख गए। चेहरे पर खिली मुस्कुराहट ने राज खोल दिए। यानी लड़के वालों की हाँ है। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। उसी समय मम्मी पापा उठ खड़े हुए और बाहर लॉन में आ गए। मैं भी छिपती छिपाती रसोई में जा पहुंची। लॉन में पापा मम्मी भाई के साथ कुछ मंत्रणा करने लगे। भाई सुमित को फल के टोकरे और मिठाई के डिब्बे लाने का आदेश था। यानी मेरी सगाई होने जा रही है। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। देखते देखते यह रस्म हो गई। मैं नीची नज़रों से होने वाले पति की ओर देख रही थी, पर वह कुछ खास उत्सुक नहीं थे। कोने में खड़े अपने पिता से कुछ बातें कर रहे थे। मैं सोचने लगी, उनके दिल में खुशियों की लहरें क्यों नहीं उठ रही। परिचय के दौरान भी वही घिसी पिटी बातें, पढ़ाई कितनी की और क्या काम जानती हो। फिर मन को समझाया, लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी में अच्छी पोजीशन पर है, और क्या चाहिए। मुझ में कमी कुछ भी नहीं थी। उच्च शिक्षिता, रूप रंग देने में भगवान ने कोई कमी नहीं की थी। बस बात उम्र पर आकर अटक जाती। मैं 30 साल की हो चुकी थी। 3 बड़ी बहनों की शादी होते होते मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। कई लड़के वाले देखने आते, पर उम्र के बारे में सुनकर मना कर देते, या फिर उम्र दराज टाइप लड़के मिलते जो मुझे और घर वालों को पसंद ना आते। उम्र तो बीतती जा रही थी। मम्मी पापा की चिंता बढ़ती जाती थी। मन अतीत की गलियों में घूमने लगा था। कॉलेज के वो सुहाने दिन, अधिकतम मार्क्स पाकर कॉलेज में सबकी फेवरेट बनी। वहाँ रूप रंग देखकर लोगों की सराहनीय नजरें जब चेहरे पर पड़ती तो मन ही मन फूली न समाती। रूप गुण के कारण घर भर की लाडली थी। संस्कार तो हम सब बहनों को घुट्टी में पिलाए गए थे। मन अरमानों के पंख लगाकर ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा था। धीरे धीरे पंख कमजोर पड़ने लगे। उड़ान शिथिल हो गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। लगभग सभी सहेलियां एक एक करके विदा हो गईं। मेरे घर में 2 बड़ी बहनों की शादी के लिए जद्दोजहद की जा रही थी। इसी कोशिश में समय का पहिया 2 साल आगे चला गया। भरसक प्रयासों के बाद बहनों की शादियां तय हुई। बहनों की विदाई तक कुछ और महीने मेरी उम्र में जुड़ गए। नए सिरे से एक और शादी की तैयारी के लिए घर वाले थक चुके थे। वे तन मन धन तीनों से स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे थे। कुछ विश्राम कर आगे की मुहिम के लिए चलना चाहते थे। मैं उनकी मजबूरी समझ रही थी, पर इस मन का क्या करती जो भविष्य के सतरंगी सपने बुनने को बेताब था। शादी मुझे आसमान के चांद की तरह लगने लगा था, जो कभी मेरे हाथों में नहीं आता था। घर में आते शादियों के निमंत्रण पत्र मुझे बिच्छू से डंक मारते थे। रास्ता या गली में जाती कोई नव विवाहित जोड़े को देख मैं हीन भावना से ग्रस्त होने लगी। एक बार कॉलेज ने पुराने छात्रों को रीयूनियन दिवस पर बुलाया। परिवार भी निमंत्रित थे। मैं मम्मी और भाई को लेकर गई। वहाँ अधिकतर सहेलियाँ अपने पतियों और बच्चों के साथ थीं। मुझे देख के कोई सहानुभूति, कोई व्यंग से देख रहा था। कुछ सहेलियों ने तो पूछ भी लिया, अभी तक नंबर नहीं लगा। मैं कट के रह गई। घर में आते ही मैंने मम्मी व भैया के सामने अपना आक्रोश निकाला। देखा कैसे मुझे सब ताने मार रही थी। अपने बच्चों को यूं दिखा रही थी मानो कोई ट्रॉफी हो। भैया तो चला गया। मम्मी दुखी सी ठंडे स्वर में बोली, क्यों अपना खून जलाती है। शादी दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत चरितार्थ करती है। शादी ब्याह कोई लंबा चलने वाला उत्साह नहीं होता। इसमें बहुत सी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। कई शौक और खुशियां दांव पर लगती है। तब शादी की गाड़ी चलती है और तू कौन सा बिन ब्याही बैठी रहेगी। यह कहकर माँ घुटने सहलाती हुई उठ खड़ी हुई। मम्मी की बातें सुनकर मैं शर्म और आत्मग्लानि से क्षुब्ध हो उठी। हाय, मैंने आज की स्रों में बहकर यह सब कह दिया। रात बहुत बीत चुकी थी। मैं अतीत की गलियों में घूमते घूमते थक कर न जाने कब सो गई।
सवेरे सवेरे पापा की आवाज़ से नींद टूटी। वो सब बहनों और अन्य नज़दीकी रिश्तेदारों को फ़ोन पर मेरे सगाई की सूचना दे रहे थे। मैं भी उल्लासित सी उठकर दैनिक कार्यकलाप में लग गई। आज बिजली की गति से मेरे हाथ चल रहे थे। दोपहर तक तीनों बहनें आ गई। एक दिन के लिए आई थी, इसीलिए सब अकेली आई थी। सब ने गले मिलकर बधाइयाँ दी। मैं उनके गले लग रोमांचित हो उठी। घर में हंसी मजाक का माहौल था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब मेरी खुशियों को मनाने यहाँ आए हैं। दिल चाह रहा था इन पलों को समेटकर कहीं छिपा दूं। शाम को ऐसे ही खुशनुमा माहौल में सब बैठे बतिया रहे थे कि मेरे होने वाले ससुराल से फ़ोन आया। अगले महीने आने वाले नवरात्रों में विवाह की तिथि रखने का प्रस्ताव था। मम्मी पापा तो थोड़ा घबरा गए, पर बहनों ने राय दी कि अब आपकी ओर से देर नहीं होनी चाहिए। देखते देखते विवाह की तारीख भी पक्की हो गई। अगले दिन सवेरे ही सब बहनें अगले महीने शादी से 10 दिन पहले आने का वादा कर चली गई। मेरी खुशियों को मानो पंख लग गए। भैया और पापा बाहर के सारे काम जैसे हलवाई, केटरिंग, कार्ड, विवाह के लिए हॉल बुक करना कर रहे थे। उधर मेरा और मम्मी का लंच के बाद रोज मार्केट जाने का कार्यक्रम पक्का हो गया। कुछ सामान बहनें भी लाने वाली थी। अब तो ना मम्मी को अपने घुटनों के दर्द की परवाह थी, ना थकावट की। मैं स्वयं को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। आखिर शादी का दूर से चमकने वाला चांद मेरी झोली में आ ही गया था। मैं इन पलों को संजो कर रखना चाहती थी। उच्च शिक्षा के साथ साथ मैं कुकिंग, सिलाई बुनाई में भी निपुण थी। हर तरह के अचार, मुरब्बे, पापड़ बनाना पड़ोस की छाया भाभी से सीख लिया था। सोचने लगी ससुराल जाकर सफल गृहिणी और सफल पत्नी बनकर दिखाऊंगी। देखते देखते विवाह का दिन भी आ गया। मम्मी पापा, भाई, जीजू इन सभी ने बाहर के काम संभाले हुए थे। मम्मी और बहनें सभी लेन देन के सामान, दहेज के सामान की स्लिप लगाकर तरतीब से रख चुकी थीं। शादी में कोई कोर कसर ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। बहनें प्यार भरे रोज से उलाहना दे रही थी कि हमारे विवाह में तो इतने ठाट बाट ना हुए थे। यह सब देख सुन मैं फूली ना समा रही थी। मम्मी पापा, बहनों, भैया से रोते रोते विदा लेकर मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। बस में सभी बाराती बारात का आदर सम्मान और हुई खातिरदारी की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे थे। कुछ रस्मों के साथ मुझे गृह प्रवेश कराया गया। मुझे एक सोफे पर बिठा सब अपने अपने कामों में लग गए। घर में कुछ खास सामान न था। नौकरियों के कारण सब अलग अलग शहरों में रहते थे। यहाँ कुछ खास सामान न था। सास एक पड़ोसिन के साथ जाने वाले रिश्तेदारों को मिठाई और उपहार देकर विदा करने में व्यस्त थी। जेठानी बहुत वाचाल सी लगी। वह सिर्फ रिश्तेदारों के सामने घूमती हुई अपने गहने कपड़ों के प्रदर्शन में व्यस्त थी। पति और जेठ मेरे साथ आया दहेज का सामान खोलकर लगा रहे थे। थकावट से मेरी नींद लग गई। जब आंखें खुली तो घर की काया पलट हो चुकी थी। दहेज में लाया सारा सामान लग गया था। हॉल में सोफे, डाइनिंग टेबल के साथ मेरी बनाई पेंटिंग्स भी लगा दी गई। बेडरूम में पलंग, डनलप के गद्दे लगाकर बेड कवर भी मेरे ही लाए बिछाए थे। मेरी हैरानी की सीमा ना रही जब मुझे पता चला मेरे सोने के दौरान पति ने बड़े अधिकार से मेरे पास रखे पर्स से सूटकेसों की चाबी निकाल, चादरें तो निकाली ही, वरन रिश्तेदारों के कपड़े भी निकाल लिए। उन्हीं कपड़ों के बंटवारे का एपिसोड चल रहा था। मुझे जागे देख सासू माँ बोली, उठो बहू, मुंह धोकर कपड़े बदल लो, डिनर तैयार है। मैं ठगी सी उठकर वॉशरूम में चली गई। बाहर से आवाज़ सुनाई दी, नई बहू वाली तो कोई बात ही नहीं, कैसे नए घर में आते ही घोड़े बेचकर सो रही थी। सुनकर मन को ठेस लगी। डिनर पर सब इकट्ठे हुए। परिचय का दौर चला। मैंने पाया मेरी शिक्षा दीक्षा सबसे ज़्यादा थी। आखिर मिलन की वो घड़ियां आ ही गई जिनके लिए मैं तरस सी गई थी। पति पलंग के किनारे आकर बैठ गए। मुझे उम्मीद थी कि एक प्यारे से उपहार की, पर उपहार की जगह आवाज़ आई,
आजकल कौन घूंघट निकालता है? घूंघट हटा दो। मैंने घूंघट हटा दिया। वो बोले, मधु, ये समय तो नहीं है, पर एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, निसंकोच कहिए। मन ही मन सोचा, कहकर तो देखो, मैं तो तन मन न्यौछावर कर दूंगी। कुछ रुककर बोले, हमने तो सुना था तुम्हारे पापा बहुत अमीर आदमी हैं, पर शादी में तो ऐसा कुछ खास नहीं किया, इतना तो आम लोग करते हैं। फिर हंसकर बोले, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। माफ करना, बहुत तेज नींद आई है। मन में गहरी टीस उठी। थोड़ी देर में गहरी नींद में डूब गए। 2 दिन बाद ही हम सब इनकी कार्यस्थली इंदौर आ गए। ससुर भी इन्हीं के ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट पर थे। उन्हें एक बगीचे से घिरा सुंदर सा बंगला मिला था। हम सब साथ रहते थे। बंगला बाहर से जितना लुभावना था, अंदर की सजावट उतनी ही साधारण थी। मन ही मन प्रफुल्लित थी कि पूरे बंगले की काया पलट कर रख दूंगी। पर मैं मूर्ख को यह याद न रहा कि इस काम के लिए कुछ सामान और पैसे की भी जरूरत होती है। मेरा सारा सामान तो पुश्तैनी घर में सजा दिया था। मेहरी लंबी छुट्टी पर थी। मैं सासू माँ के साथ साथ काम करने लगी। धीरे धीरे सब तौर तरीके समझ गई। सासू माँ मेरे हर काम पर पैनी नज़र रखती थी। मीन में तो नहीं निकालती, पर कभी तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहती थी। लगता था किसी को प्रोत्साहित करना या तारीफ करना इनके खानदान का रिवाज ही नहीं था। जब भी घर की साज सज्जा में कोई सुंदर सा बदलाव करती, उसे अगले दिन फिर बदल दिया जाता। नए पर्दे, फर्नीचर की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पापा जी या इनके जानने वाले उच्च पदाधिकारियों का आना जाना लगा ही रहता था। जब मैंने सबके लिए कहा तो यह बोले, नहीं नहीं, सरकारी बंगले पर इतना धन खर्च करना बेवकूफ़ी है। मैं मन मारकर चुप रह गई। हालात यह थे कि किसी तरह से भी मुझे यह जताने की कोशिश थी कि इस घर में तुम पराए घर से आई हो, तुम्हारी कोई बात सहज ही मान लेना संभव नहीं है। इधर घर खर्च के लिए तनाव सा रहने लगा। पति जो घर खर्च देते थे, सासू माँ उसमें मेरे आ जाने के कारण इजाफा चाहती थी। सो सही भी था, परंतु मेरे पति रवि जी इसके लिए तैयार नहीं थे। माँ बेटे के शीत युद्ध के परिणाम मुझे सहने पड़ते। रवि के ऑफिस जाते ही वह मुझे प्रताड़ित करती थी। गलती उनकी होती थी, सुनाया मुझे जाता। मुझे तो स्वयं छोटे छोटे खर्चों के लिए भी उनका मुंह ताकना पड़ता था। एक बार कुछ जरूरी खर्च के लिए मैंने रवि से कुछ रुपए मांगे। रवि टूर पर जा रहे थे। वे मुझ पर बरस पड़े, घर में रहती हो, सब कुछ मिल रहा है, तो पैसे किस बात के चाहिए। रवि के जाते ही सासू माँ ने भी मुझे आड़े हाथों लिया। फूक फूक के कदम रखने पर भी बात हाथों से निकली जाती थी। जीवन में उदासी ने घर बना लिया। बस खाना और सोना, यही जीवन बन गया। मैं भी जीवन में कुछ करना चाहती थी, पर क्या, कोई रास्ता दिखाई ना देता। क्या शादी इसी को कहते हैं? पैसे पैसे के लिए दूसरों का मुंह देखना, बात बात पर यह अनुभव कराना कि तुम्हारी राय का यहाँ कोई महत्व